जय हिंद। आइए समझते हैं कि भारत में मिसाइल किस तरह का है, कितने प्रकार के मिसाइल्स हैं और मिसाइल्स को कितनी तरह से क्लासिफाई की गई है, मतलब उसका किस तरह से उसको अलग अलग करके किस कैटेगरी में रखा जाता है। और देखेंगे कि भारत कैसे मिसाइल पावर बना, कैसे भारत ने मिसाइल सिस्टम डेवलप किया। तो यहाँ पे मिसाइल कितनी तरह का है ये सब समझने से पहले एक बहुत ही बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है मिसाइल के बारे में, कि जो मिसाइल को छोड़ा जाता है उसके लॉन्च मोड के आधार पर मिसाइल कितनी तरह का है। मतलब कहाँ से छोड़ा जाता है मिसाइल और कहाँ जाके हीट करता है, मतलब उसके जहाँ से छोड़ा जाता है उसको हम कहते हैं सोर्स, और जहाँ जाके हीट करता है उसको हम कहते हैं उसका टारगेट। तो ये जो सोर्स और टारगेट, मतलब ये जो लॉन्च मोड के आधार पर मिसाइल को कितनी तरह से डिवाइड की जाती है, कि कौन कौन से कैटेगरी में रखी जाती है, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे तुम इस देखो, यहाँ पे मैं इस फोटो में देखो कि मान लो ये लैंड है, ये वाटर और ये लैंड है, ठीक है। यहाँ से मान लो हमने मिसाइल को छोड़ा, तो अगर ये हमने लैंड से मिसाइल को छोड़ा तो इसको हम कहें कहाँ से, जो ज़मीन है उसको क्या कहते हैं, सरफेस कहते हैं, है कि नहीं। तो मान लो इसको हमने सरफेस से छोड़ा तो इसको हम कहेंगे सरफेस। पहला हमने कहा ये सरफेस है, फिर मान लो ये जाके हीट किया इधर आके, ये जो है ये भी सरफेस, तो ये तो लैंड पे ही है ना, ज़मीन पे है, तो ये भी सरफेस में है। ये सरफेस से छोड़ा गया, सरफेस को जाके हीट किया ये मिसाइल, तो इसको हम कहेंगे, इस वाले मिसाइल को हम कह देंगे सरफेस टू सरफेस मिसाइल। समझ में आया सबको, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। मान लो यही मिसाइल हम क्या करते कि यहाँ से हम छोड़ते, ये मिसाइल जाके हीट करता इसको या फिर इसको हीट करता आके, तो ये कहाँ पे, ये हवा में उड़ रहे हैं, तो मतलब टारगेट देखो छोड़ा गया, सोर्स जो है लॉन्च जो किया गया सरफेस से किया गया, लेकिन जाकर हीट किया किसको, हवा में, एयर में, है कि नहीं। तो इस बार तब इस मिसाइल का नाम क्या हो जाएगा, सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर, है कि नहीं। अगर मान लो यही मिसाइल जाके हिट करता है इस जहाज़ को, देखो मान लो ये एक जहाज़ है और ये पानी में चल रहा है, समुद्र में तैर रहा है, तो ये वाला अगर मिसाइल जाके इसको हिट करता तो हम इसको कहते हैं सरफेस टू वाटर, सरफेस टू वाटर मिसाइल हो गया, है कि नहीं। वहीं पे मान लो कि ये सब ना हो के कुछ अलग तरीके से होता, मान लो ये वाला जो मिसाइल, ये जो फाइटर प्लेन है इसने मिसाइल छोड़ा, और ये कहाँ से छोड़ा, देखो ध्यान से, ये जो मिसाइल इसने छोड़ा कहाँ से छोड़ा, ये एयर से छोड़ा। तो मान लो इसने एयर से छोड़ा, तो हमने ले ली पहले जहाँ से छोड़ा गया उसको सोर्स, वहाँ से हमने समझ लेते हैं, तो ये एयर से छोड़ा। और मान लो हीट क्या कहा किसको, ना कि उसी एयर में इस फाइटर प्लेन को आके हीट कर दिया, ये मिसाइल आया इसको आके हीट किया, तो इसने एयर से मारा, कहाँ, एयर में ही मारा, तो हम इसको कह सकते हैं एयर टू एयर मिसाइल। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर वहीं पे क्या होता कि ये वाला मिसाइल जो इसने मारा, ये इसको ना हिट करके आके यहाँ पे सरफेस पे हिट करता, इसको हिट करता या फिर इस घर को हिट करता, तो हम कहते हैं कहाँ से मारा, कहाँ से, एयर से मारा। छोड़ा कहाँ से गया, मतलब लॉन्च कहाँ से किया, एयर से, लेकिन हिट किया उसका टारगेट कहाँ पे, सरफेस पे था, तो हम इसको कह देंगे एयर टू सरफेस मिसाइल। उसी तरह से अगर मान लो ये पानी से यहाँ पे छोड़ता, मान लो इस जहाज़ से एक मिसाइल निकलता आके यहाँ आता, या जहाज़ से आके यहाँ से मिसाइल ला के मारता, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, वाटर टू एयर या फिर वाटर टू सरफेस कह सकते हैं, है कि नहीं। वाटर से, पानी से मारा इसने कहाँ को, एयर में, तो हम इसको कह सकते हैं वाटर टू एयर। जहाँ से छोड़ा जाता है उसको हम पहले लिखते हैं, और जहाँ जगह हीट करता है, ये यहाँ से सोर्स है और ये हो गया उसका टारगेट। वहीं पे अगर मैंने कहा कि ये यहाँ से निकलता मिसाइल आके यहाँ पे ये वाला, या फिर इसको हिट करता, तो वाटर से आके कहाँ हिट किया, घर को, मतलब ज़मीन पे है, लैंड पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वाटर टू सरफेस। आई होप सबको समझ में आया होगा कि एयर टू एयर मिसाइल क्या होता है, सरफेस टू एयर क्या होता है, सरफेस टू वाटर क्या होता है, एयर टू सरफेस क्या होता है, वाटर टू एयर क्या होता है, वाटर टू सरफेस क्या होता है। आई होप सबको समझ में आया होगा। चलो आगे अब हम समझते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है और क्रूज मिसाइल क्या होता है। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है उसको समझने से पहले हमको एक एग्जाम्पल देके मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान दो कि मान लो ये एक एयरपोर्ट है और ये एक एयरपोर्ट है। प्लेन क्या करता है, इसी एयरपोर्ट से क्या करता है, टेक ऑफ करता है, फिर जाकर यहाँ पे लैंड कर जाता है। ऐसे ही होता है, जब प्लेन टेक ऑफ करता है कुछ ऊंचाई तक इस तरह से, या पे यहाँ से भाग के आएगा, फिर कुछ ऊंचाई तक जाएगा, फिर वहाँ से सीधा उड़ता जाता है, फिर जब जाके उसके एरिया, मतलब दूसरे एयरपोर्ट के पास जब पहुँचता है तो वहाँ से इस तरह से जाके लैंड कर जाता है। ये एग्जाम्पल है किसका, ये इसी पाथ में क्रूज मिसाइल मूव करता है।
तो मतलब हम जो पढ़ रहे हैं कि अब जो मैं समझाना चाहता हूँ तुम्हें कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में डिफरेंस क्या होता है। इसका मतलब है कि वो किस पाथ पे जाते हैं, मतलब किस तरह से वो मूव करते हैं, किस वे में, उनका जो ट्राजेक्टरी पाथ होता है, ठीक है, वो किस तरह का होता है। जैसे हमने कहा कि क्रूज मिसाइल जो होता है वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लिफ्ट लेके यहाँ से ऊपर जाएंगे, फिर सीधा जाएंगे, फिर टारगेट को हिट कर देंगे, इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर वो सीधा भी जाके हिट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये इसने एक क्रूज मिसाइल दागा इसकी तरफ, ये क्या करेगा, आगे सीधा इसको हिट कर देगा इसको, ठीक है। या फिर मान लो इसने एक दागा है क्रूज मिसाइल, ये क्रूज मिसाइल है, तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा फिर आके इसको हिट कर देगा, या फिर यहाँ से डायरेक्ट सीधा जाके भी इसको हिट कर सकता है। तो मतलब क्रूज मिसाइल जो होते हैं वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जाते हैं, बहुत कम ऊंचाई पे जाके थोड़ा लिफ्ट लेते हैं, फिर या तो सीधा जाएंगे या फिर डायरेक्टली भी सीधा जाके टकरा सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्रूज मिसाइल। जब बात आती है बैलिस्टिक मिसाइल की, तो बैलिस्टिक मिसाइल का जो पाथ होता है, जो जाने का जो पाथ, जहाँ से छोड़ा गया और जहाँ जाकर टारगेट को हिट करेगा, वो पाथ जो होता है वो बैलिस्टिक होता है, उनका ट्रेजेक्टरी जो होता है, ट्रेजेक्टरी वो बैलिस्टिक होता है। बैलिस्टिक मतलब सर क्या होता है, देखो बैलिस्टिक मतलब होगा ये जो यहाँ से निकला, मान लो यहाँ से एक मिसाइल निकला जिसको हम कहेंगे, ये तो हमने क्रूज मिसाइल हो गया, यहाँ से मान लो एक मिसाइल निकला जिसको हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। ये बैलिस्टिक मिसाइल इस तरह से जाएगा, जाके हिट करेगा, ठीक है, बहुत ही ऊंचा जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको समझाना चाहूँ, ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ देखो, तो मैंने देखो यहाँ पे दो टारगेट बनाया, ये हो गया टारगेट ए और ये टारगेट बी, ठीक है, ये टारगेट ए है और ये टारगेट बी। मान लो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मिसाइल छोड़ने वाला हूँ, या फिर मैं छोड़ा मिसाइल, मुझे हिट करना है कहाँ पे, बी पे। तो अगर मेरे पास देखो, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं क्या करूँ, क्रूज मिसाइल छोड़ दूँ, या यहाँ से डायरेक्ट जाके इसको हिट कर सकता है, या थोड़ा सा लिफ्ट लेके फिर जाके यहाँ पे इसको हिट कर सकता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, बैलिस्टिक मिसाइल की, तो वो क्या करता है, इस तरह से उसका जो उसका जो पाथ होता है, उसका जो रास्ता होता है वो इस तरह से होता है, ये सीधा नहीं जाएगा या फिर थोड़ा ऊपर जाकर नहीं घूमा, ये बहुत ही ऊंचा तक जाता है, बहुत ही ऊंचा तक, और जाके फिर टारगेट को हिट करता है। इसको हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल को, जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं वो क्या करते हैं कि काफ़ी ऊपर जाते हैं, ऊपर मतलब इन द सेंस कि ये मान लो इतना तक हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये जो मैंने ब्लू कलर पर लाइन खींचा है, देखो यहाँ पे इतना तक मान लो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ये क्या करेगा, जो अर्थ का जो ग्रेविटी का जो पुल होता है वहाँ से भी बाहर निकल जा सकता है, वातावरण से बाहर निकल जा सकता है, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसको हम ICBM भी कहते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये सब क्या है आगे मैं समझाऊंगा, ठीक है। मतलब मान लो ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है, मान लो ये हमारा एशिया है और हमें मारना है मान लो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका को, तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट तक जाएगा, तो एक कॉन्टिनेंट से जब दूसरा कॉन्टिनेंट तक जाएगा तो मुझे ध्यान दो कि अगर ज़्यादा दूरी जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले उसका सबसे बड़ी परेशानी है मिसाइल का कि उसको ग्रेविटी जो होता है कि नहीं, अर्थ का जो माध्याकर्षण, जो गुरुत्वाकर्षण हम जिसको कहते हैं, अर्थ का गुरुत्वाकर्षण, अर्थ का ग्रेविटी उसको खींचेगा नीचे, क्योंकि हमें जाना है बहुत दूर। मान लो यहाँ से जो इंटरकॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है, इनका रेंज कितने से कितना होता है, 5500 किलोमीटर से लेके 8000 किलोमीटर तक, बहुत दूर तक इनकी रेंज होती है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसी वजह से ना, क्योंकि हमको क्या करना है, दूर तक जाना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, पहले मिसाइल को अर्थ की जो हम कहते हैं ना, यहाँ तक, मान लो यहाँ तक ग्रेविटी काम कर रहा है, ये इस एरिया तक जो कुछ भी होगा ग्रेविटी उसको अपनी ओर खींचेगा अर्थ, वहाँ से जो बाहर निकल जाते हैं उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। साइंस में पढ़े होगे तुम सब, जो एस्केप वेलोसिटी जो है उसको पार करके ये चला जाता है ऊपर, अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी ऊपर, फिर जाके वहाँ से फिर उसको गाइड करना पड़ता है और फिर आके वहाँ पे ये गिर जाता है। लेकिन वहीं पे अगर शॉर्ट डिस्टेंस से हमको मारना है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से तबाही करना है, तो हम क्रूज मिसाइल इस्तेमाल करेंगे। देखो इसमें एक चीज़ आता है कि क्रूज मिसाइल तो हमने कहा कि इसका जो रेंज ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है इसका रेंज काफ़ी ज़्यादा होता है। हालांकि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी होता है, ये नहीं कि हर बैलिस्टिक मिसाइल बस कॉन्टिनेंट को ही मारेगा, नहीं, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी है, पृथ्वी है, ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। इंडिया के पास अग्नि भी है। तो जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो हमेशा, मैंने कहा कि इसको अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी को पार करके जाएगा, ऐसा नहीं होता है कि वो हमेशा से ही मतलब एटमॉस्फेयर को छोड़ के चले जाए, नहीं। लेकिन उसका अगर शॉर्ट रेंज वाला है तो वो क्या करेगा, कुछ इस तरह से जाएगा। लेकिन जो हमने क्रूज जैसे जाता था, ठीक है, जैसे क्रूज इस तरह से गया क्रूज मिसाइल, वो इस तरह से नहीं जाएगा, वो ये वाला जो ट्रैजेक्टरी होता है, उसका जो पाथ होता है, इसी को फॉलो करेगा। कौन, बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। और एक बात यहाँ पे देखो, बैलिस्टिक मिसाइल
का जो बैलिस्टिक मिसाइल जो बनता है वो अलग अलग उसमें एक पेलोड होता है। हर मिसाइल पे क्या होता है, एक पेलोड होता है। पेलोड मतलब मिसाइल, मान लो ये एक मिसाइल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ मिसाइल, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ तक, इसी में क्या रहता है, इसी को हम कहते हैं पेलोड कहते हैं। मतलब जो बम सब इसी पे होता है। मान लो यहाँ पे हम लगवा दें न्यूक्लियर बम लगवा दें, तो ये यही बाकी के जो इसका ये जो पार्ट्स है ये क्या करते हैं, इसको लिफ्ट देने के लिए, बूस्ट देने के लिए रखा जाता है कि नहीं। जो रॉकेट में भी काम आता है कि रॉकेट का कुछ हिस्सा जलने के बाद वहाँ पे फ्यूल वगैरह खत्म होने के बाद वो धीरे धीरे एक एक पार्ट अलग होकर गिर जाता है। तो इसी तरह से बैलिस्टिक मिसाइल क्या करता है, क्योंकि उसको काफ़ी दूर जाना पड़ता है। जब वो निकलता है अपने लॉन्च पैड से, जहाँ से लॉन्च स्टेशन से, फिर उसको जाना पड़ेगा काफ़ी दूर। तो वो दूर अगर जाना, इंटरकॉन्टिनेंटल अगर मार रहे हैं, शॉर्ट रेंज मार रहे हैं, तो उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई कम दूरी तय करना है हमें, ठीक है। आई होप समझ में आएगा तुमको बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल क्या होता है। जो क्रूज मिसाइल होता है वो मेनली उसके स्पीड के हिसाब से, उस मिसाइल का स्पीड कितना है, उस स्पीड के हिसाब से क्रूज मिसाइल को 3 तरह से डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, यहाँ पे देखो ध्यान दो। क्रूज मिसाइल को अपने स्पीड के हिसाब से 3 तरह से डिवाइड किया गया है। क्या क्या, एक होता है सबसोनिक मिसाइल, दूसरा होता है सुपरसोनिक मिसाइल, तीसरा होता है हाइपरसोनिक मिसाइल। तो अब सुपरसोनिक, सबसोनिक और जो हाइपरसोनिक है, ये सब क्या है। देखो, जिस मिसाइल का, मान लो जिस क्रूज मिसाइल का जो स्पीड होगा, मतलब उसका जो रफ्तार, जाके हीट करने का जो रफ्तार होगा, उस रफ्तार अगर मान लो साउंड के स्पीड से कम हो, लेस देन किसकी, साउंड के स्पीड से अगर कम हो, मान लो कोई भी क्रूज मिसाइल है उसका स्पीड साउंड के स्पीड से कम है, तो उस मिसाइल को हम क्या कहेंगे, उस मिसाइल को हम कहेंगे सबसोनिक मिसाइल, ठीक है। अगर मान लो वहीं पे उसका स्पीड कितना होगा, 2 या 3 माक होगा, तो उसको हम कहेंगे सुपरसोनिक मिसाइल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सुपरसोनिक मिसाइल जब हम किसको कहेंगे, जिसका जो स्पीड होगा 2 या 3 माक होगा। तो 2 या 3 माक क्या होता है सर, देखो ध्यान दो यहाँ पे। एक माक का मतलब होता है कि मान लो मैंने कहा कि 2 माक, उसका मतलब है स्पीड ऑफ साउंड का 2 गुना। मतलब स्पीड ऑफ साउंड को हम माक कह सकते हैं, है कि नहीं। मान लो कोई क्या करता है, कोई एक, मान लो ये एक मिसाइल है और ये क्या करता है, साउंड की जो ध्वनि की जो रफ्तार होती है उससे वो 3 गुना तेज़ी से जा रहा है, मतलब 3 टाइम्स मोर, है कि नहीं। ध्वनि का जो साउंड का जो स्पीड होता है उससे वो 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से, मतलब उसकी ज़्यादा रफ्तार से वो ट्रैवल कर पा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ इस मिसाइल का जो स्पीड है 3 माक है। तो इसे मान लो मैंने कहा कि किसी भी मिसाइल का स्पीड कितना है, 2 माक है, तो उसका स्पीड कितना होगा, 2 इंटू साउंड का स्पीड, है कि नहीं। साउंड का स्पीड मतलब साउंड का स्पीड जो है उसका 2 गुना, माक का मतलब हम एक तरह से गुना भी ले सकते हैं। तो अगर 3 गुना की, अगर हम 3 माक की बात करें तो वो साउंड का स्पीड में हम 3 इंटू कर देंगे। अगर 4 माक की बात करें, 4 माक की, तो वो साउंड के स्पीड से 4 गुना ज़्यादा रफ्तार में जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से सुपरसोनिक जो मिसाइल होता है, जो क्रूज मिसाइल जिसको हम सुपरसोनिक कहेंगे, उसका रफ्तार कितना होता है, 2 से 3 माक के अंदर होता है, या 2 या 3 इसी बीच में रह जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल की, उसकी रफ्तार होता है मोर देन 5 माक की, 5 माक से, या फिर ध्वनि का, ये जो साउंड का जो स्पीड होता है उसके 5 गुना ज़्यादा, है कि नहीं, 5 गुना से भी ज़्यादा अगर तेज़ी से वो ट्रैवल कर रहा है तो उस मिसाइल को हम कहेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। आगे आओ, यहाँ पे देखो, आगे चलते हैं। देखो, क्रूज मिसाइल का सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है भारत के पास है वो ब्रह्मोस है कि नहीं। हालांकि और भी बहुत से हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, तो उसी तरह से जो हर जो मिसाइल होता है उस मिसाइल में एक इंजन लगा होता है कि नहीं। वो ऐसे ही थोड़ी ट्रैवल करेगा, तो उसके अंदर एक इंजन होता है। तो उस इंजन में किस तरह का फ्यूल डाला जाता है, किस तरह का ईंधन डाला जाता है, उसके हिसाब से भी मिसाइल्स को डिवाइड किया गया, अलग अलग क्लासीफाई किया गया, अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। जैसे कि मान लो किसी भी एक मिसाइल का इंजन है और इस इंजन में मतलब जो फ्यूल, जो ईंधन डाला जाता है वो सॉलिड फ्यूल डाला जाता है, ठीक है। सॉलिड फ्यूल से वो काम करता है, ईंधन सॉलिड डाला जाता है। तो उस तरह का मिसाइल को हम क्या कहेंगे, सॉलिड प्रोपल्सन, मतलब उस इंजन को कहेंगे सॉलिड प्रोपल्सन इंजन। तो वहाँ से जब उस इंजन जहाँ पे लगा होगा तो उस मिसाइल को हम कहेंगे सॉलिड प्रोपल्सन मिसाइल। तो उसी तरह से जिस मिसाइल के इंजन किससे चलता है, लिक्विड ईंधन से चलता है, लिक्विड फ्यूल से चलता है, तो उसको हम कहेंगे, उस इंजन को कहेंगे लिक्विड प्रोपल्सन इंजन। तो और उस मिसाइल को भी हम कहेंगे लिक्विड प्रोपल्सन मिसाइल। तो उसी तरह से एक आता है हाइब्रिड प्रोपल्सन वाला, मतलब वो ये जो हाइब्रिड वाला जो मिसाइल होता है ये 2 तरह का लिक्विड, 2 तरह का फ्यूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब उसमें सॉलिड फ्यूल भी होगा और लिक्विड फ्यूल भी होगा। अगर दोनों को इस्तेमाल करके कोई भी इंजन चल रहा है तो उस इंजन को हम कहेंगे हाइब्रिड प्रोपल्सन इंजन कहेंगे, और उस मिसाइल को भी हाइब्रिड प्रोपल्सन मिसाइल हम कहेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखो, तो उसी तरह से अलग अलग तरह का इंजन भी आता है, मतलब जो मिसाइल में जो इंजन लगता है तो वो अलग अलग तरह का इंजन भी आता है। तो अलग अलग उनमें से कुछ मैं यहाँ पे लिखा हूँ। देखो, 3 तरह का मेनली अगर मैं यहाँ पे उसको कैटेगराइज करूँ तो एक होता है क्रायोजेनिक इंजन आता है,
दूसरा आता है स्क्रैमजेट इंजन आता है, तीसरा आता है रामजेट। ठीक है, इतना ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब इंजीनियरिंग की बात है। अगर कोई बंदा इंजीनियरिंग कर रहा होगा तो उसको पता होगा ये सब इंजन क्या क्या है, बस हमें बस जानना है। ठीक है, अगर इसमें इसके डिटेल्स वीडियो चाहिए, इसके पर्टिकुलर एक एक चीज़ के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखना। तो देखो, क्रायोजेनिक मिसाइल, स्क्रैमजेट मिसाइल और रामजेट, ये किसके आधार पर होता है? इंजन के आधार पर। ठीक है, चलो आगे अब हम देखते हैं कि भारत कैसे न्यूक्लियर नहीं, भारत कैसे मिसाइल पावर बना, या फिर भारत के ने कैसे मिसाइल प्रोग्राम को डेवलप किया, भारत का मिसाइल प्रोग्राम का क्या क्या हिस्ट्री है। चलो इसको हम थोड़ा जान लेते हैं। भारत को इतनी आसानी से मिसाइल जो सिस्टम भारत ने इतनी आसानी से डेवलप नहीं कर पाया था, इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ा था, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ा था, है कि नहीं। आज जो हमारे पास अलग अलग तरह का मिसाइल्स हैं, अगर इसके पीछे की अगर कहानी हम जानने की कोशिश करें तो ये कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर ये जो पहली बार जो भारत मिसाइल में सेल्फ सफिशिएंट होगा, आत्मनिर्भर होगा, ये सपना देखा था हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इन्होंने ही पहले हमारे भारत का मिसाइल जो प्रोग्राम है इन्होंने शुरू किया था। तो ये कब किया था इन्होंने? जवाहरलाल नेहरू जी ने फास्ट मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया था 1958 को। ठीक है, और उन्होंने जो DRDO को कहा था, मतलब ये जो उन्होंने जब ये प्रोग्राम शुरू किया तो DRDO ने कहा कि DRDO के अंडर उन्होंने कहा कि 2 डेवलपमेंट कीजिए। एक डेवलपमेंट क्या था, मतलब 2, एक तरह से मान सकते हो 2 प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए DRDO को बोला गया। तो कौन कौन सा था? एक था प्लूटोनियम रीप्रोसेसिंग प्लांट। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हमें क्या करना है, एक प्लूटोनियम रीप्रोसेसिंग प्लांट लगाना है। ठीक है, वो कहाँ पे लगाने के लिए जो प्रस्ताव दिया गया, ये लगाने के लिए ट्रॉम्बे में। ठीक है, और एक चीज़ किया गया कि ये जो पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी ने ये जो DRDO को कहा, और एक मेन हमारा टारगेट था कि एंटी टैंक मिसाइल बनवाना है। ठीक है, अब कहोगे कि सर आपने तो सब कुछ पढ़ा दिया, सरफेस टू सरफेस, क्रूज, बैलिस्टिक, क्रायोजेनिक, रामजेट, स्क्रैमजेट, तो एंटी टैंक क्या होता है? बेटा एंटी टैंक कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल से एक मिसाइल होता है। लेकिन जो दुश्मन का टैंक होता है ना, टैंक, उस टैंक को उड़ाने के लिए एक मिसाइल बनाया जाता है, एक मिसाइल होता है। ठीक है, उसको कोई 1-2 बंदे भी जो हमारे रॉकेट लॉन्चर से उसको मिसाइल को जो लॉन्चर से छोड़ सकते हैं तो जाके उस टैंक को बर्बाद कर देगा। ठीक है, मान लो एक टैंक है, यहाँ से अगर छोड़ेंगे तो जाके इसको उड़ा देगा। कौन? ये एंटी टैंक मिसाइल। तो मेन क्यों उस टाइम पे ये ज़रूरत था? क्योंकि उसी टाइम पे जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस टाइम पे हमारा पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था, एक छोटा मोटा लड़ाई हो चुका था। तो इसलिए हमको, जो जवाहरलाल नेहरू उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, भारत को मिसाइल की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। तो उन्होंने पहली बार भारत के लिए एक मिसाइल जो प्रोग्राम लॉन्च किया, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, मतलब ये पूरी तरह से अनसक्सेसफुल रहा। 1958 में जब उन्होंने ये तो सपना देखा था, लेकिन ये सपना उनका पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं पूरा हुआ? अगर हम देखें 1958 से, देखो 1958 से 1970 तक हमने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की ये किसको बनाने की, मिसाइल बनाने की, लेकिन ये मिसाइल बना ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं बना? क्योंकि उस टाइम पे देखो, ध्यान दो, उस टाइम पे पहली बात देखो, देश हमारा नया नया आज़ाद हुआ था, और उस टाइम पे हमारे भारत में जो हमारा इकोनॉमी काफ़ी वीक था, हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं था, मतलब खाने के लिए पैसा मतलब इन द सेंस ऑफ खुद हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे, किस में? फूड ग्रेन्स में, है कि नहीं। लोग मतलब इतनी गरीबी थी, इतनी ज़्यादा अशिक्षा थी, तो इन सब चीज़ों को जो बेसिक चीज़ें, जो बेसिक ज़रूरत लोगों तक पहुंच नहीं पा रही थी। तो उस टाइम पे जब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि नहीं, हमको मिसाइल चाहिए, हमारे देश को मिसाइल डेवलप करना चाहिए, तो काफ़ी उनका क्रिटिसिज्म हुआ, पॉलिटिकल एक राजनीति चला, है कि नहीं। जो अपोजिशन वाले उन्होंने कहा कि देखो क्या क्या ये सब चीज़ें, उसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेट थे, है कि नहीं, जो ऑफिसर लेवल के जो अधिकारी थे, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं दिखाया। इवन सेना ने भी कहा कि यार क्या ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम पे देखो 1958 तक ना ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, ना हमारा 62 में चाइना के साथ लड़ाई हुआ था। तो मतलब ये जो ज़रूरत किसकी, मिसाइल की, सबको लोगों ने भी सपोर्ट नहीं किया, पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था। उसके साथ साथ ना हमारे पास टेक्नोलॉजी था, है कि नहीं। अगर तुम देखोगे तो पहले तो हमारे पास संसाधन था ही नहीं, रिसोर्स था ही नहीं, मतलब कैसे बनाएं, क्या करें, क्या कोई सपने में आके थोड़ी बताएगा कि ले ऐसे बना ले। तो हमारे पास ना रिसोर्स था, ना सपोर्ट था। सपोर्ट इन द सेंस ऑफ कौन सा? देखो सपोर्ट की अगर हम बात करें, ना पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा था उनको, ना ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट मिल रहा था उनको, ना हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज थी, ना हमारे पास इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज थी। और रही बात साइंटिस्ट की, तो उस टाइम पे हमारे पास साइंटिस्ट भी इतने नहीं थे बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। जैसे हम बात करेंगे, जैसे होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, ये सब थे, ये सब अलग काम में बिजी थे, लेकिन होमी जहांगीर भाभा न्यूक्लियर प्रोग्राम में बिजी थे, और विक्रम साराभाई तो स्पेस जो
और उस डिपार्टमेंट, स्पेस डिपार्टमेंट में वो संभाल रहे थे, स्पेस के ऊपर उनका काम चल रहा था। तो मिसाइल बनाने के लिए इस तरह से डेडिकेटेड साइंटिस्ट है कि नहीं। ना ही DRDO के पास, जब हम बात करें DRDO के पास उतना ज़्यादा बेहतर उनको फंडिंग मिलता था, पैसा नहीं मिलता था, उस तरह का उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं था, ठीक है। तो ये बहुत सारे परेशानियाँ थी। इसी वजह से 1958 से लेकर 1970 तक ये सपना था कि इनका, जवाहरलाल नेहरू का, ये सपने में ही रह गया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हुआ था, एक चीज़ को हमें फ़ायदा हुआ था, फ़ायदा इन द सेंस ऑफ हमें थोड़ा सा डेवलपमेंट किया था इस 1958 से 1970 के बीच में, कि कौन सा था ना, फ्रांस ने हमें एक दिया था रॉकेट, सेंटोर रॉकेट, ठीक है। उसने कहा था कि अगर तुम्हें सीखना है, कि जैसे उन्होंने कहा कि नहीं, भारत ने कहा हमको सीखना चाहते हैं कि ऐसे मिसाइल बनाना है, तो फ्रांस ने कहा कि चलो ठीक है, हमसे एक ले लो खरीद के, सेकेंड हैंड कुछ, इसको लेके खोल के देखो क्या क्या लगा है, कहाँ पे कौन सा इंजन लगा है कि नहीं, कहाँ पे किस तरह का चीज़ें लगा है, कहाँ पे कैसे नॉट वोल्ट कैसे लगाना है, तो ये सब जाके खोल के देखो। पार्ट पुर्जा उसका जो अलग है, पार्ट्स उसको अलग करके देखो कहाँ पे क्या लगा है, फिर उसको मॉडिफाई करो, थोड़ा डेवलप करो और उसको चिपकाओ, जोड़ो, तो बन जाएगा तुम्हारा मिसाइल। ले भाई साहब, कांड हो गया। हम तो ले आए फ्रांस से सेंटर रॉकेट, जे खोल खाल दिया, लगा ही नहीं पाए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब हमने ले आया, उसको पार्ट पुर्जा अलग कर दिया, अब तो मिसाइल बना के ही छोड़ेंगे। जब उसको थोड़ा बहुत डेवलप करके जोड़ा तो आग ही नहीं लगा उसमें। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? तो 1970s के बाद क्या हुआ, आगे देखते हैं। उसके बाद 1971 से हम देखेंगे 1980 तक क्या हुआ, क्या ये हमारा भारत मिसाइल बनाने का जो सपना था, क्या वो सपना साकार हो गया? तो देखो 1971 में से 80 तक, इस बीच में दो चीज़ हुआ है, मतलब दो प्रोजेक्ट, ठीक है, दो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया मिसाइल बनाने के लिए। एक प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट वेलिएंट, यहाँ पे मैं लिखा हूँ, देख सकते हो तुम। एक प्रोजेक्ट का नाम क्या था, प्रोजेक्ट वेलिएंट, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का जो मेन एम था कि हम क्या करेंगे कि लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाएंगे। लॉन्ग रेंज मिसाइल, समझ सकते हो ना, लॉन्ग रेंज। और कितना रेंज होगा उसका भाई, 8000 किलोमीटर। अरे भाई, फ्रांस ने जो दिया था मिसाइल, उसको तो खोल खाल दिया, उसको हम लगा नहीं पा रहे, और प्रोजेक्ट लॉन्च कर दी किसके लिए, लॉन्ग रेंज 8000 किलोमीटर, मतलब ICBM बनाएंगे, है कि नहीं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। घंटा हो गया 1974 में, ये क्या हो गया, ये फेल हो गया। क्योंकि वही सब चीज़ें ना हमारे पास फंडिंग था, ना रिसोर्स था, ना टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज था, ना इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज था, ना हमें पॉलिटिकल, ना ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट, ना लोगों का सपोर्ट मिलता था, ठीक है। तो इतनी सारे परेशानियाँ, तो इस वजह से जो प्रोजेक्ट वेलिएंट था ये भी 1974 में बंद हो जाता है। उसके बाद 1972 में और एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट डेविल, ठीक है। इस प्रोजेक्ट डेविल का मतलब होता है कि इसमें क्या करना था, हमने क्या किया कि हमने USSR, उस टाइम जो आज के टाइम पर रशिया है, उस USSR से हमने एक शॉर्ट रेंज का एक सरफेस टू एयर मिसाइल खरीदा। उसका नाम क्या था, SA-2, ठीक है। उसको हम शॉर्ट में SA-2 भी कहते हैं, कि सरफेस टू एयर मिसाइल, है कि नहीं। तो SA-2 जो सरफेस टू एयर शॉर्ट रेंज मिसाइल हमने कहाँ से खरीदा, USSR से खरीदा, ठीक है। काफ़ी शॉर्ट रेंज मिसाइल था। किस लिए लाया था हमने, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए। इस जो प्रोजेक्ट डेविल का मतलब ही था कि हम एक रॉकेट खरीदेंगे कहाँ से, रशिया से, और उसको क्या करेंगे, हम देखेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है उसको खोल के देखेंगे क्या है, क्योंकि फ्रांस का जो मिसाइल जो दिया था उसने हमें, रॉकेट जो दिया था, ठीक है, उससे हमें बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। तो उसके बाद हमने क्या किया, रशिया से खरीदा, और उसने हमें मेनली वो जो लाए थे उसमें हम देखना चाहते थे कि आखिर उसके अंदर क्या क्या है, और जैसे क्या क्या है इन द सेंस, जैसे कि उसके अंदर जो 2 सॉलिड फ्यूल बूस्टर है ये क्या है, या फिर 3 टन सस्टेनर इंजन है ये क्या है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमें लाए थे वो सब चीज़ें, ठीक है। तो लेकिन वही चीज़ लाए, लेकिन कुछ देखो, इतना जब कुछ हो गया 1958 से 1980 तक, अगर तो देखा जाए 1958 से 1980 तक, तो हमने ये प्रोजेक्ट भी पूरी बहुत, मतलब हम कह नहीं सकते कि 100% सक्सेस था, काफ़ी सक्सेस रेट इसका कम था, ठीक है। हमने ले तो आए, लेकिन उसी तरह से जो फ्रांस का रॉकेट के साथ जो हाल हुआ था हमारा, ले आए लेकिन खोल गाल दिए, पार्ट वार्ट पुर्जा अलग कर दिए, जोड़ने लगे तो जुड़ा ही नहीं, ठीक है। तो लेकिन देखो हमने क्या किया उसी बीच 1958 से लेके अब तक 1980 तक, अगर तुम ध्यान दोगे, इतने सालों तक इंडिया ने कुछ भी नहीं डेवलपमेंट किया था। कहाँ पे, मिसाइल सिस्टम में, अपना जो मिसाइल जो बनाने की जो टेक्निक में। लेकिन एक चीज़ था कि हमने काफ़ी कुछ उस टाइम तक सीखा था, उस जो तजुर्बा था हमारे पास, एक्सपीरियंस था। मतलब इतनी साल तक जब हमने फ्रेंच का रॉकेट खोला, फिर SA-2 सरफेस टू एयर जो मिसाइल था किसका, रशिया का, उसको खोल खाल के जो देखा, तो कुछ ना कुछ तो सीखे थे। इतना तो पता ही होगा कि चीज़ क्या है। तो ये जो तजुर्बा हमारा आगे जाके काफ़ी काम आने वाला है,
क्योंकि देखो इतने साल तक हमें कुछ भी नहीं मिला था, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगा था। 1958 से लेकर 1980 तक कुछ भी हमारे हाथ में सक्सेस इस तरह को हम भारत को नहीं मिला था। लेकिन भारत कहाँ हार मानने वाला था। इसीलिए थोड़ी इसलिए मैं कहता हूँ भारत विश्व गुरु है कि नहीं, क्योंकि हम कभी हार नहीं मानते। उसके बाद देखो इस बीच में 2 बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुआ था। हालांकि जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट हमारा था 1974 में, इंदिरा गांधी जी ने करवाया था, है कि नहीं, पोखरान में, पोखरान 1 कहते हैं उसको, स्माइलिंग बुद्धा नाम का वो जो था हमारा मिशन। तो उसमें क्या था, उसमें हमें हालांकि सक्सेस इतना ज़्यादा नहीं मिला था, लेकिन हमको एक एक्सपीरियंस हो गया था, एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि सब जो होगा देखा जाएगा, है कि नहीं। और दूसरी बात क्या होता, हमने 1975 में आर्यभट्ट को छोड़ दिया था, है कि नहीं, आर्यभट्ट लॉन्च कर दिया। मतलब सैटेलाइट, स्पेस और न्यूक्लियर में काफ़ी हम आगे निकल चुके थे। तो इससे क्या हुआ, हमें एक कॉन्फिडेंस मिला कि अगर हम सैटेलाइट बना सकते हैं, अगर हम न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, मिसाइल भी बना सकते हैं। तो उसके बाद आगे 1980 के बाद क्या होता है देखते हैं। फिर जब 1982 आया तब इंडिया को ज़रूरत महसूस हुआ, सिर्फ इंडिया को मतलब इंडिया के लोगों को, इंडिया के पॉलिटिशियन को, इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स को, सबको, इंडिया के आर्मी को, सबको, इंडियन डिफेंस फोर्सेस या फिर इंडियन आर्म फोर्सेस, सबको ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं, भारत को मिसाइल सिस्टम डेवलप करना चाहिए। मतलब भारत को मिसाइल सिस्टम में खुद में अपना आत्मनिर्भर बनना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया, उसके बाद 1982 में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का जो मेन एम था, क्या था कि उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि एक प्रोग्राम हम लॉन्च करेंगे, ठीक है। उस प्रोग्राम का नाम क्या था, यहाँ पे देखो, ध्यान दो, उस प्रोग्राम का नाम था 1983 में हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। इस कमेटी 1982 में बनाया गया, तो उस कमेटी ने बोला कि एक प्रोग्राम हम लॉन्च करेंगे। ये 83 में लॉन्च हो भी गया। उस प्रोग्राम का नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसको अगर शॉर्ट में कहें तो IGMDP, ठीक है। क्या नाम था उसका, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सब जो था, ये सब इसके जो ये जो आइडिया था, ये आइडिया इस सब के पीछे कौन था पता है, क्योंकि भारत को तब तक क्या मिल चुका था, भारत माँ की कोख से एक हीरा ने जन्म ले लिया था। और वो हीरा कौन थे पता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये ही थे उस टाइम पे इन सारे आइडियाज़ के पीछे, कौन, APJ अब्दुल कलाम सर। और उस टाइम पे क्यों भारत के सभी लोग सपोर्ट कर रहे थे, पॉलिटिशियन चाहे किसी ने, कोई राजनीति नहीं है उनको, तब उन्होंने कहा क्योंकि हमने 62, 65, 71 ये सब जो लड़ाई हो चुकी थी चाइना और पाकिस्तान के साथ, तो हमको पता चल चुका था कि नहीं, हमको तो मिसाइल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा फंडिंग भी, काफ़ी ज़्यादा पैसा DRDO को मिला। और उस टाइम पे APJ अब्दुल कलाम सर कौन थे, वो DRDO के डायरेक्टर थे। तो उन्होंने आइडिया दी कि नहीं, हमको एक प्रोग्राम चलाना चाहिए, है कि नहीं। क्या प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम चलाया गया और ये प्रोग्राम काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से क्या हुआ, सक्सेस हुआ। क्योंकि भाई ये तो जीनियस बेटे थे ना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, इन्होंने डायरेक्ट किया कि ऐसे डेवलप करो, ऐसे करो, कि इन्हीं को ना, इसी वजह से क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। थोड़ी ऐसे ही कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने क्या क्या भाई ज़बरदस्त जो डेवलपमेंट किया, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, उनके साथ जो अदर साइंटिस्ट भी थे। तो ये जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो 1983 से लेकर 2008 तक चला था। फाइनली 2008 में हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है, क्योंकि अब हम काफ़ी सब कुछ सीख चुके थे। क्योंकि ये जो 25 साल का टाइम ड्यूरेशन था, कब से कब, 1983 से 2008 तक, 2008 तक, इस 25 साल के अंदर पता है हमने क्या क्या बना दिया। क्योंकि मैंने कहा था ना कि वो जो 1958 से लेके 1980 तक जो इतना साल का टाइम ड्यूरेशन, हालांकि हमने कुछ सक्सेस नहीं पाया था, लेकिन हमारे पास वो तजुर्बा था, वो मोटिवेशन हमको मिल रहा था, है कि नहीं। कि देखो जैसे कहा जाता है ना, फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। तो हमने थोड़ा थोड़ा, मान लो कि हमने 1000 बार फेल हुआ, लेकिन हमने सीखा कि ये चीज़ हम करेंगे तो जिंदगी में हम मिसाइल नहीं बना सकते। जो गलतियाँ हमने फ्रांस के जो सेंटर रॉकेट के साथ, या फिर रशिया के SA-2 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के साथ हमने किया था, ये गलतियाँ हमने फिर से नहीं दोहराई। और हमने ज़बरदस्त तरीके से इस प्रोग्राम में काफ़ी फंडिंग मिला, और टेक्नोलॉजी भी तब तक काफ़ी ज़्यादा हमारा डेवलप हो चुका था। तो इस वजह से हमने 5, उस टाइम ये जो प्रोग्राम के अंदर हमने 5 मिसाइल बनी। क्या क्या बनाई मिसाइल, एक है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। बेटा ये पूछता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम से पूछता है। कौन कौन से, ये देखो, पहला वाला पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश। तो ये वो एक सवाल पूछता है कि ये जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था, इस प्रोग्राम के तहत पहला मिसाइल हमने कौन से बनाया था, फास्ट मिसाइल। तो फास्ट मिसाइल हमने बनाया था पृथ्वी को, ठीक है। अब के हालांकि पृथ्वी 2 भी आ गया, पृथ्वी 3 भी, लेकिन जो पृथ्वी 1 जो मतलब पृथ्वी जो पहली बार हमने किसको बनाया था, पृथ्वी को बनाया था, ठीक है। बाद में हमने अग्नि बनाई। तो इस तरह से उसके बाद ये सीक्वेंस में नहीं है, तुम्हें बस पहला वाला याद रखना है, पृथ्वी को। और ये पाँचों का अगर याद रखना है तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है पटना,
क्या है शॉर्ट ट्रिक? पटना। ध्यान दो यहाँ पे, पी से पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। ठीक है, ये क्या है? पटना। मतलब ये तीनों के तीनों हमने बनवाए थे। कहाँ? ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। ठीक है, और आगे अब क्या देखते हैं कि ये तो आई होप तुम्हें भारत की जो मिसाइल पावर बनने की है कि नहीं, जो कहानी, इसके पीछे की जो हीरो कौन है, तो ये देखो, इससे सवाल, जो कहानी से सवाल कभी नहीं पूछता है एग्जाम में, लेकिन तुम्हें ये जानना जरूरी है, हर भारतीय को जानना जरूरी है कि कैसे भारत एक मिसाइल पावर बना है कि नहीं, भारत ने कैसे अपना मिसाइल सिस्टम डेवलप किया। तो अब देखते हैं कि जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, भारत के पास क्या क्या मिसाइल्स हैं और वो कौन कौन से मिसाइल बैलिस्टिक है, कौन कौन से क्रूज मिसाइल है, इन सब के ऊपर हम अब डिटेल्स में देखते हैं। चलो पहले देखते हैं कि जो हमने जो भारत का सबसे ज़बरदस्त जो मिसाइल सिस्टम है उसको हम कहते हैं अग्नि मिसाइल सिस्टम। देखो, अग्नि कोई मिसाइल का नाम नहीं है बेटा, ये एक पूरा का पूरा मिसाइल सिस्टम का नाम है, इसलिए अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6 तक हमारा ये सीरीज चल चुका है और आगे भी चलता रहेगा। देखो, ये जो अग्नि मिसाइल सिस्टम जो होता है, ये होता है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ध्यान देना इस बात को, ये किस तरह का मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। और किस तरह का है? बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, ये क्रूज मिसाइल नहीं है। ये कौन सी मिसाइल है? ये बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सा? अग्नि सीरीज, सारा का सारा अग्नि सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल है। कहाँ से कहाँ? सरफेस टू सरफेस। इसको डेवलप कौन करता है? ये डेवलप किया किसने था? डेवलप किया था इसको DRDO ने। ठीक है, DRDO ने डेवलप किया था। डेवलपमेंट, DRDO का फुल फॉर्म सबको पता ही होगा। उसके बाद आता है इसको, देखो ये तो सिर्फ डेवलप कर देगा। ठीक है, एक दो पहले बना के टेस्ट वेस्ट करके देख लिया कि नहीं सब ठीक ठाक है, तो उसको कमर्शियल, मतलब बड़े पैमाने में जो मैन्युफैक्चर करेगा, जो बनाएगा, वो कौन करता है? उसके लिए कंपनी एक है जिसका नाम है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। कौन करता है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ठीक है, देखो ये जो अग्नि मिसाइल की अगर हम बात करें, जो अग्नि 1 जो है, इसको हम कहते हैं मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, अगर शॉर्ट में कहें तो MRBM, शॉर्ट में अगर कहें तो MRBM। कौन कौन सा है? मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। मीडियम रेंज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका रेंज जो है, पहला बार हमने बनाया था अग्नि मिसाइल, एक जो बैलिस्टिक मिसाइल काफ़ी लॉन्ग रेंज का, तो इसका जो रेंज था 700 किलोमीटर से लेकर 1200 किलोमीटर तक। ठीक है, उसके बाद हमने बनाया अग्नि 2, इसको भी हम कहते हैं मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है, देखो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 2। इसका अगर रेंज की बात करिए 2000 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता होती है, या फिर ये उसके उतनी दूरी तक ये ट्रैवल करके मार सकता है। उसके बाद हमने बनाया अग्नि 3। अग्नि 3 इसको देखो, इसमें क्या हुआ कि जब इसका जो रेंज बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। हमने अब तक क्या पढ़ते थे? मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो हमने वहाँ पे देखो ये 3500 से क्रॉस कर गया है कि नहीं, 3000 से अगर क्रॉस कर जाता है 3500 से, तो उसको हम क्या कहते हैं? IRBM कहते हैं, या फिर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक, बस रेंज का ही फर्क है उसके हिसाब से। तो उसी तरह से अग्नि 4 जो है, इसको भी वही IRBM के अंदर आ जाता है। इसका भी जो टारगेट, जो लॉन्च, मतलब जो मारक क्षमता होती है वो कितना है? 3500 से 5000 किलोमीटर तक। फिर हमने जाके बनाया एक ज़बरदस्त अग्नि 5, जिसको हम कहते हैं ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट मतलब हम कहते हैं, देखो ICBM मिसाइल हम उसी को कहते हैं जो क्या कर सकता है? 5500 किलोमीटर से ज़्यादा मारने की क्षमता हो जिसकी, है कि नहीं। तो ये देखो यहाँ से 5000 से 8000 किलोमीटर तक इसकी मारने की क्षमता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ICBM, मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। किसको? अग्नि 5 को। अग्नि 6 भी ट्रायल चल रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी सक्सेस होगा। फिर और एक हमने बनाया था जिसको हम कहते हैं पृथ्वी। ये बताया मैंने अभी, पहले बनाया था, सबसे पहले किसको बनाया था? पृथ्वी को ही बनाया था, जो हमारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला था उसके तहत। तो देखो ये पृथ्वी जो मिसाइल होता है, ये भी सरफेस टू सरफेस है। ध्यान देना, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, बस रेंज का फ़र्क होता है। कौन कौन से? देखो रेंज का फ़र्क हो, अगर हम देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे तो सरफेस टू सरफेस ये भी होता है। और क्या होता है? ये देखो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि ये लॉन्ग रेंज था। कौन सा? अग्नि सीरीज वाला। तो पृथ्वी कौन सा है? शॉर्ट रेंज है। ठीक है, देखो हमने 2 पृथ्वी बना चुके हैं, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2। ये जो मिसाइल हम बना चुके हैं, पृथ्वी 1 का खासियत क्या था? ये 150 किलोमीटर इसकी मारने की क्षमता था। इसको बनाया गया था पाकिस्तान को ही देख के, क्योंकि यहाँ से मारेंगे तो पाकिस्तान का पूरा कवर हो जाए। किसको? पृथ्वी को बनाया गया था, पृथ्वी 1 को। ठीक है, इसकी मारक क्षमता कितना? फिर उसको हमने अपग्रेड कर दिया, पृथ्वी 2 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर उसका रेंज बढ़ गया। ठीक है, और देखो यहाँ पे
तो इसी पृथ्वी का, ध्यान देना, इसी पृथ्वी का एक नावल वर्जन, मतलब नेवी के लिए बनाया गया है। समझो, ये तो हम सरफेस टू सरफेस मार रहे हैं। मान लो कोई शिप है, शिप वहाँ से अगर हम मार सकते हैं किसको, पृथ्वी को, तो उसके लिए एक नेवी का वर्जन होता है। तो ये जो नेवल वर्जन होता है, इसी पृथ्वी का नेवल वर्जन को कहते हैं धनुष। क्या कहते हैं बेटा, धनुष। किसको, पृथ्वी का नेवल वर्जन को ही कहा जाता है धनुष। इसका मारने की क्षमता इससे ज़्यादा है, 350 किलोमीटर, क्योंकि इसको अपग्रेड किया गया है। हम जैसे इसको कहते थे सरफेस टू सरफेस, तो इसको हम कह सकते हैं सर शिप टू शिप, एक शिप से दूसरे शिप को मारना। इसको हम वाटर टू वाटर भी कह सकते हैं, है कि नहीं। और देखो यहाँ पे भी इसको किसने डेवलप किया था, डेवलप बाय DRDO, एंड मैन्युफैक्चर कौन करता है, भारत डायनामिक लिमिटेड। इसी को भी अगर शॉर्ट में कहें तो DRDO एंड BDL, इसको भी पृथ्वी को भी बनाता है, ठीक है। तो क्या क्या, अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5, अग्नि 6 तक मैंने बता दिया। उसके बाद पृथ्वी का 2 वर्जन, है कि नहीं, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, फिर उसी का जो नेवल वर्जन जिसको हम कहते हैं धनुष, ठीक है, जो शिप से छोड़ा जाता है। नेक्स्ट हम मिसाइल है हमारा त्रिशूल मिसाइल। ध्यान दो यहाँ पे, त्रिशूल, देखो त्रिशूल मिसाइल जो है ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। क्या है, शॉर्ट रेंज है लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। अब तक मैं क्रूज मिसाइल तक पहुंचा नहीं, पहले इस बैलिस्टिक को खत्म कर लूँ फिर देखते हैं। तो त्रिशूल क्या है बेटा, एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो, लेकिन यहाँ पे देखो, हम इससे पहले अग्नि पृथ्वी की बात कर ली, जबकि वो क्या था, सरफेस टू सरफेस था, लेकिन एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक आ रहा था। लेकिन ये देखो, ये क्या है, ये सरफेस टू एयर है कि नहीं, मतलब सरफेस में ये मिसाइल होगा, लेकिन टारगेट कहाँ पे होगा इसका, आसमान में, एयर में, है कि नहीं, हवा में। तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसका रेंज शॉर्ट इसलिए कहा गया क्योंकि 12 किलोमीटर इसका रेंज होता है। 5.5 किलो का वार हेड लेके, वार हेड समझा था ना, मान लो ये एक मिसाइल होगा तो इसके ऊपर जो ये लगा है, ठीक है, मान लो ये क्या है, वार हेड है कि नहीं, ये जाके यही ब्लास्ट करवाता है, सब कुछ यही करते हैं, वार हेड करवाता है। बाकी तो पीछे जो है उसको सब पुश करने के लिए, उस तक पहुँचाने के लिए जरिया है बस। तो ये जो 5.5 किलो का वार हेड लेके जा सकता है, और इसको बनाता है, डेवलप करता है DRDO, और बनाया है किसने, BDL ने, भारत डायनामिक लिमिटेड ने, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट आता है आकाश मिसाइल। ये जो आकाश मिसाइल है, ये देखो, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल था, ये थोड़ा उससे रेंज ज़्यादा है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। क्या है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसकी देखो रेंज की अगर बात करिए, 12 किलोमीटर तक, ये 50 किलोमीटर तक हाइट तक, 50 किलोमीटर दूरी नहीं, हाइट तक ये वार कर सकता है, ठीक है, 50 किलोमीटर तक। और ये जो है, ये सरफेस टू एयर ये भी है। जैसे मान लो कि कहीं पे ये कोई एक कुछ भी जा रहा होगा, मान लो कोई एक दुश्मन का प्लेन आ रहा है, उसको भी जाके हिट कर सकता है, ठीक है, कुछ भी, मतलब आसमान में हेलीकॉप्टर, प्लेन, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। या फिर बाहर से मान लो कि क्या हुआ कि दुश्मन का, एनिमी का क्या आ रहा है, मिसाइल आ रहा है। जैसे मान लो एक मिसाइल आ रहा है, ठीक है, मिसाइल को इंटरसेप्ट भी कर सकता है, इधर से जाके इसको मार सकता है। कौन, आकाश मिसाइल। कहाँ से कहाँ जा मार सकता है, सरफेस से लेके एयर तक, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट जो मिसाइल है, ये तो भर भर के सवाल पूछता है, इस बहुत से एग्जाम में मैंने सवाल देखा है नाग मिसाइल के बारे में। देखो, पहले मैंने बताया था नाग के बारे में थोड़ा। नाग क्या होता है, ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मतलब जो टैंक होता है, दुश्मन का टैंक, उसको मारने के लिए जो मिसाइल बनाया गया है उसको हम कहते हैं एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है। गाइडेड मिसाइल की भी कहते हैं। गाइडेड मतलब, चलो गाइडेड का कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा तुम्हें। तो देखो, नाग क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका जो मिनिमम रेंज होता है 500 मीटर से लेकर तुम हाईएस्ट जो मैक्सिमम रेंज है 400 किलोमीटर तक मार सकते हो, ठीक है। किसको, इस नाग को, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार सवाल पूछता है एग्जाम में कि नाग क्या है कि नहीं, ये किस तरह का मिसाइल है। तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और ये इसका मिनिमम रेंज कितना है, 500 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर, ठीक है। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि दूसरा और एक मिसाइल आता है, इसको हम कहते हैं हेलिना। क्या कहते हैं, उसका नाम भी थोड़ा देख रहे हो ना, हेलिना। तो ये जो हेलिना मिसाइल होती है, कुछ नहीं होता है बेटा, इस नाग मिसाइल का, ठीक है, इस नाग मिसाइल का ही जो हेलीकॉप्टर वर्जन है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जो नाग मिसाइल होता है, एंटी टैंक मिसाइल होता है, इसको क्या कर सकते हैं, ज़्यादातर ऐसे प्लेटफॉर्म में लगा देते हैं सरफेस में, या फिर गाड़ियों के ऊपर भी लगाया जा सकता है, टैंक के ऊपर भी लगाया जा सकता है। तो इसको या फिर कंधे पे भी रख के भी मारा जा सकता है। किसको, जैसे मान लो ये कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसके अंदर मान लो रेड वाला मिसाइल निकल के जाएगा, मैं रॉकेट लॉन्चर है, तो इसको मेरे कंधे पे लगाया, 2-3 बंदे, या फिर कहीं पे एक स्टैंड लगा दूँ, फिर वहाँ पे भी इसको छोड़ सकता हूँ। और सामने से मान लो टैंक आ रहे तो उसको जाके लगेगा, कौन, ये नाग मिसाइल। तो यही मिसाइल अगर मान लो हम हेलीकॉप्टर से छोड़ेंगे, कहाँ से, हेलीकॉप्टर से। मान लो दुश्मन से मतलब दूर से दुश्मन का टैंक आ रहा है और हमने क्या किया, हेलीकॉप्टर भेज दिया अपना,
तो इस मिसाइल को, ये एंटी टैंक मिसाइल चाहिए उस टैंक, दुश्मन के टैंक को मारने के लिए। तो इसी जो नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर जो वर्जन होता है उसी को हम कहते हैं हेलिना। समझ में आया बात? नाग मिसाइल का जो हेलीकॉप्टर वर्जन होता है उसको हम कहते हैं हेलिना, ठीक है। उसी हेलिना को साइंटिस्ट ने क्या किया, थोड़ा अपग्रेड कर दिया, उसमें थोड़ा सेंसर वगैरह लगा दी, है कि नहीं, ताकि वो अच्छी तरह से गाइडेड होकर जाए। गाइडेड मतलब क्या होता है, जिस निशाने पे तुम लगा रहे हो उस निशाने तक वो जाके लगेगा ही लगेगा। मान लो निशाना हिल रहा है, मतलब टैंक, भाई टैंक थोड़ी एक जगह पे खड़ा होगा कि क्या मुझे मार मिसाइल मारे, ऐसा थोड़ी खड़ा होगा। तो इधर इधर वो तो इधर जाएगा उधर जाएगा। तो गाइडेड मतलब क्या होता है, जिसको हम गाइड कर सकते हैं, या फिर खुद उसमें उसके जो क्या होते हैं पंख वंख लगे होते हैं मिसाइल में, देखोगे वो खुद अपने अपना जो रास्ता बदल सकता है कि नहीं। तो ये जो है किसका, हेलिना का अपग्रेडेड वर्जन हमने निकाला, जिसको हम कहते हैं ध्रुवस्त्र। ये बड़ा खतरनाक होता है, ध्रुवस्त्र बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। मतलब देखो हेलिना तो तबाही मचा ही रहा था, उसमें थोड़ा हमने और डेवलप कर दिया, लेकिन उसमें जो मतलब सेंसर वगैरह लगा दी ताकि वो ज़बरदस्त तरीके से जाके मार सके, फ्रीक्वेंसी को पकड़ सके, गर्मी को, हीट को। सेंसर क्या करता है, हीट को पकड़ लेता है, और जहाँ पे देखेगा कि भाई टैंक तो इतना इंजन चलता है तो हीट ही होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, तो उस हीट को ही अट्रैक्ट करके वो जाके वहाँ पे ठोक देता है। कौन, मिसाइल का। वैसे एक मिसाइल का जो कैसे टेक्नोलॉजी कैसे जो ये सब होता है आगे नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, पहले समझ लो कि कौन कौन से मिसाइल है हमारे पास। तो ये जो ध्रुवस्त्र है किसका अपग्रेड वर्जन है, हेलिना का। समझ रहे हो कि नहीं, हेलिना किसका हेलीकॉप्टर वर्जन है, नाग का। उसके बाद ना साइंटिस्ट ने और दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि नहीं इसको इतना ज़बरदस्त बनाएंगे, उसको और ज़्यादा अपग्रेड कर दिया। किसको, हेलिना को ही। हेलिना का ही और एक अपग्रेडेड वर्जन, जिसको हम कहते हैं संत मिसाइल। संत, SANT, संत, क्या कहते हैं उसको, संत मिसाइल कहते हैं, ठीक है। इसका जो रेंज होता है 15 से 20 किलोमीटर। देख रहे हो कितना रेंज बढ़ गया, जबकि हम नाग की बात करते हैं 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक, लेकिन इसका जरा रेंज देखो 15 से 20 किलोमीटर तक मार सकते हैं। ये और ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन ये जो हेलिना है या फिर जो ध्रुवस्त्र है, इसको कहते हैं फायर एंड फॉरगेट। मार दो भूल जाओ, वो पक्का तबाही करके आएगा। तबाही तो करे खुद ब्लास्ट हो जाएगा, है कि नहीं। किसको, ध्रुवस्त्र कहते हैं फायर एंड फॉरगेट। मार दो फिर ये इसको मतलब रोक नहीं सकते, तो पक्का तबाही करके ही आएगा, ठीक है। समझ में आया सब। नाग देखो, इसको फिर से समराइज कर रहा है बेटा, कन्फ्यूजन थोड़ा होता है। ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज होता है। जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होता है उसको हम नाग कहते हैं। नाग को हमने हेलीकॉप्टर में लगा दी तो उसको बन गया हेलिना। हेलिना को और ज़्यादा अपग्रेड कर दिया तो बन गया वो ध्रुवस्त्र, ठीक है। वही हेलिना को ध्रुवस्त्र से ज़्यादा अगर हम उसका रेंज बढ़ा दें, उसका रेंज और ज़्यादा बढ़ा दें ध्रुवस्त्र से ज़्यादा, तो वो बन जाता है कौन सा, संत मिसाइल, ठीक है। उसके बाद जो आता है ब्रह्मोस। देखो ये मेरा फेवरेट है, तुम अपना अपना फेवरेट पक्का कमेंट में मुझे लिखना। ये जो ब्रह्मोस है, ये ब्रह्मोस 2001 में बनाया गया था, ठीक है। किसके मदद से, हमने रशिया की मदद से ब्रह्मोस को बनाया है। रशिया के साथ ये जो कोलाबरेट करके, कोऑपरेट करके रशिया ने हमें काफ़ी मदद किया है। तो ये जो ब्रह्मोस की हम बात करते हैं, ये ब्रह्मोस का नाम जो कहा आया है, देखो ये जो ब्र है, ब्र इस ब्र नाम आया है ब्रह्मपुत्र, भारत की नदी ब्रह्मपुत्र से लिया गया है, ठीक है। उसी तरह से रशिया का जो एक नदी है मस्कोबा से मोस लिया गया, तो ब्रह्मस मिला दिया तो ब्रह्मस। समझ रहे हो कि नहीं, संधि थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, बस ऐसे पूछता है बड़ा ये सवाल कि ये कौन से किसके साथ पार्टनर होकर हमने बनाया ब्रह्मस, ठीक है, और उसका नाम का वगैरह ये सब पूछता है। ये क्या है, ये सुपरसोनिक मीडियम रेंज क्रूज मिसाइल है। देखो ये सब क्या है, यहाँ से आ गया हमारा क्रूज मिसाइल। ये बैलिस्टिक नहीं है ब्रह्मस, ये क्रूज मिसाइल होता है। मतलब इसका जो ट्रैजेक्टरी पाथ होता है वो तीसरे जगह घूम के ऐसे नहीं गिरता है, वो या तो ऐसे मान दो तो सीधा जाके ठोक देगा, लेकिन ऐसे मान लो तुम्हें मारूँ तो ठोक देगा, या फिर थोड़ा लिफ्ट करेगा फिर जाके ठोकेगा, ठीक है, मतलब टारगेट को हिट करेगा। तो इसका जो इनिशियल, जो पहली बार हमने बनाया था ब्रह्मोस को, तो इसका जो पहली बार जो इसका रेंज था, जो मारने की क्षमता था, मारक क्षमता था, वो कितना था, 290 किलोमीटर था। फिर इसको अब बढ़ा दिया गया है और ज़्यादा, कितना 450 से 600 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया। अब तो साइंटिस्ट लगे हैं इसको डेवलप करने के लिए, DRDO के साइंटिस्ट की, इसको कितना बढ़ा दें, इसको बढ़ा दें 800 किलोमीटर तक, ठीक है। और ये जो ब्रह्मोस होता है ना, इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त खासियत होता है। इस ब्रह्मोस मिसाइल को हम कहीं से भी मतलब लॉन्च कर सकते हैं, कहीं से भी, सरफेस से भी, समझ रहे हो, पनडुब्बी से भी, सुखोई M30, MiG-21, या फिर जो हमारा राफेल वगैरह है कि नहीं, पनडुब्बी से, सबमरीन से, जहाज़ से, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कहीं से भी हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। ट्रक में जो होता है ना, ट्रक में लोड करके ले जाओ, मतलब वो जो रॉकेट लॉन्चर का होता है, मतलब मिसाइल लॉन्चर जो होता है, उसमें लॉन्च करके ट्रक में होता है ना उस, लेकिन वहाँ से बहुत सारे होगा, वहाँ से निकलेगा एक मिसाइल। तो इसको मल्टीपल, इसीलिए ब्रह्मोस बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। कहीं से भी आसानी से हम इसको कहीं तक पहुँचा सकते हैं,
और कहीं से भी ना, हम आसमान से भी चाहें तो एयर टू एयर भी मार सकते हैं, सरफेस टू भी मार सकते हैं, शिप से भी मार सकते हैं, पनडुब्बी से भी मार सकते हैं, मतलब सबमरीन से पानी के नीचे से भी निकलेगा ब्रह्मस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आइए अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट मिसाइल जो है उसको हम कहते हैं के मिसाइल फैमिली। ध्यान दो यहाँ पे, के मिसाइल फैमिली। ठीक है, ये जो के मिसाइल फैमिली होता है ये काफ़ी, इसके बारे में जानकारी काफ़ी ज़्यादा नहीं मिलता है पब्लिकली। ठीक है, क्योंकि ये जो मिसाइल फैमिली है इसको क्लासीफाइड काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटली क्लासीफाइड कर रखा जाए, मतलब गया है और रखा जाता भी है कि इसके बारे में ज़्यादा कुछ डाटा हमको नहीं मिल पाता है। ओके, क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि ये क्या करता है, के मिसाइल फैमिली के जो मिसाइल्स है ये हमें एक मौका देते हैं सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का। क्या समझ में नहीं आया होगा? सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, इसका मतलब होता है, देखो भारत का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है कि नहीं, भारत का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, इसके हिसाब से भारत किसी के ऊपर पहली बार न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा। ठीक है, भारत का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो कहता है कि भारत जो नियम बनाया है कि हम पहली बार खुद, मतलब अब पहली बार हम नहीं अटैक करेंगे न्यूक्लियर बम। ठीक है, मान लो कि कोई देश हम पे पहले अटैक कर दे न्यूक्लियर बम, जैसे मान लो कि चाइना ने क्या किया, चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया न्यूक्लियर बम, है कि नहीं। जैसे मान लो, क्यों इसको क्लासिफाइड रखा गया, ये जरूरी भी क्लासिफाइड रखना। ठीक है, क्योंकि देखो मान लो भारत ने, मान लो कि चाइना को पता चल गया कि एक दिल्ली है और एक मान लो हैदराबाद है। ठीक है, यही दो जगह पे हमारा सारा का सारा मिसाइल रखा गया है, मान लो चाइना को पता चल गया, तो उसने वो क्या करेगा, मान लो यहाँ पे 20 न्यूक्लियर बम गिरा दिया, यहाँ पे 20 न्यूक्लियर बम गिरा दिया, तो भाई हम तो पूरा का पूरा हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारा सब जो मिसाइल सिस्टम सब कुछ बर्बाद हो गया, है कि नहीं। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम तो हाथ पे दर पे बंद, हम कुछ ही नहीं कर सकते, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं मारने के लिए। तो इसीलिए इसको छुपा के रखा जाता है। और इस कहाँ को छुपा के रखा जाता है, इसको सबमरीन में रखा जाता है ज़्यादातर। किसको? के मिसाइल, जो के मिसाइल फैमिली है, सबमरीन में। क्योंकि सबमरीन को ट्रेस करना इतना आसान नहीं होता है, वो पानी के अंदर रहता है कि नहीं, पानी के अंदर रहता है। और वो क्या करता है, थोड़ी एक जगह पे हमेशा सबमरीन बैठा रहेगा, तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो इसलिए उसको ट्रेस करना भी काफ़ी दिक्कत होता है। ठीक है, मान लो कि चाइना ने यहाँ पे फोड़ दी, तो हमारा होगा, हम भी फोड़ेंगे उस पर, लेकिन उसने हमारा दिल्ली बर्बाद कर, तो पूरा चाइना भी नक्शा में मिटा देंगे, है कि नहीं। तो ये क्या करता है, हमें सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो कहता है कि हम डायरेक्टली पहली बार किसी पे न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे। अगर हम पे कोई करता है तो मान लो हमारे उसने बर्बाद कर दिया बहुत ज़्यादा, तो हम भी तो उसको जवाब देंगे कि नहीं देंगे। तो उसके लिए इसको रखा गया। इसका बहुत ही क्लासीफाइड, इसका ज़्यादा डिटेल्स वगैरह नहीं मिलता है। ठीक है, मैंने भी ढूंढा, मुझे भी ज़्यादा नहीं मिला। तो बस इसका बस एक ही जो एक दो चीज़ पता चला है कि इसका एक एग्जांपल अगर देख लो तो एक है K-15 कहते हैं, जो के मिसाइल फैमिली का। एक है K-15 जिसको हम कहते हैं सागोरिका भी कहते हैं, सागोरिका। ये कौन सा है, इसको लॉन्च कहाँ से की जाती है, ये सब के मिसाइल फैमिली को सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसको हम शॉर्ट में SLBM भी कह सकते हैं, है कि नहीं। तो इसका जो रेंज होता है 700 किलोमीटर होता है। ठीक है, और एक मिसाइल आता है इसी के मिसाइल फैमिली का जिसको हम कहते हैं शौर्य मिसाइल। क्या कहते हैं? शौर्य। तो ये जो शौर्य मिसाइल है उसी के मिसाइल का ही एक फैमिली है, लेकिन इसको सबमरीन से नहीं लॉन्च किया जाता है, इसको सरफेस से सरफेस लॉन्च किया जाता है। तो इसका नाम दे दिया गया है शौर्य मिसाइल। इसका रफ्तार बड़ा खतरनाक होता है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, 7.5 मैक की रफ्तार होती है, मतलब 7.5 गुना ज़्यादा है किसका, साउंड की स्पीड का 7.5 गुना बराबर। कौन सा है? ये हमारा शौर्य मिसाइल। ठीक है, और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये किस मिसाइल का फैमिली में आता है? के मिसाइल फैमिली में। ओके, उसके बाद जो आखिरी हमारा ये देख लो, इसको हम कहते हैं अस्त्र मिसाइल। ठीक है, छोटा है, मतलब कम रेंज का है, 110 किलोमीटर का है। ये एयर टू एयर होता है। ये मेनली कहाँ पे इस्तेमाल होता है, हमारे जो फाइटर प्लेन होता है, फाइटर प्लेन, सुखोई M30 ले लो, MiG-21, है कि नहीं, मिराज 2000, राफेल, तो इनमें इसको इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है अस्त्र को, क्योंकि इसका रफ्तार काफ़ी ज़्यादा होता है, 4.5 मैक का होता है, और ये 110 किलोमीटर का होता है। शॉर्ट डिस्टेंस होता है लेकिन काफ़ी खतरनाक तबाही मचाता है। कौन? अस्त्र मिसाइल। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं पाकिस्तान और चाइना के पास कौन कौन सा मिसाइल हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछता है कि पाकिस्तान के तो काफ़ी बार सबके सब मिसाइल का नाम पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में ये जो लिखा है यहाँ पे देखो, पाकिस्तान में कौन कौन सा मिसाइल है, बस तो उसका नाम जान लो, इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। एक होता है गजनवी, दूसरा होता है घोरी, तीसरा शाहीन, बाबर और एक राड। ठीक है, कौन कौन? गजनवी, घोरी, शाहीन, बाबर, राड। ठीक है, ये कहाँ पे कहा, किसका है? पाकिस्तान का है। ठीक है, और चाइना का भी है,
चाइना का हालांकि अब तो पूछा नहीं है, लेकिन पूछ लिया जाए तो भाई इतना सब कुछ याद रख ही रहे हैं तो चाइना का भी याद रख लेते हैं। देखो चाइना का कौन सा है, होंगनियाओ, यिंगजी, डोंगफेंग, जूलांग। ठीक है, क्या करें, चाइनीज तो उसका तो लांग ही चुंगचांग होता है, लैंग्वेज ही, क्या करें हम। तो क्या क्या है, तो इन ये सब याद रखने की जरूरत है, बस इसमें से एक याद रखना। ठीक है, चाइना का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये डोंगफेंग, ये वाला मिसाइल, डोंगफेंग मिसाइल। जैसे हमारा अग्नि है ना, भारत का जैसे अग्नि सीरीज चल रहा है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6, इस तरह से ये जो डोंगफेंग है ना, इसको शॉर्ट में कहते हैं DF 1, 2, 3, 4, 5, कितना 15, 16 तक पहुंच चुका है, पता नहीं रॉकेट क्या मिसाइल बना रहा होगा, घास फूस डाल रहा होगा, पता नहीं क्या मिसाइल है कि नहीं। तो आशा करता हूँ आप सबको इस मिसाइल के बारे में, भारत के मिसाइल के बारे में सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें आपको समझा सका हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।